दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश विद दीपिका कुमावत पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम द हिंदू इस न्यूज़पेपर में आने वाले एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपकी बैंक एग्जाम्स या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हमारे एडिटोरियल की ओर और डिस्कस करना हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों हम शुरुआत करेंगे टाइटल के साथ। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है मच्योरिंग अप्रोच ऑन द इंडिया यूके कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये एडिटोरियल इंडिया और यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो यूके है उसके बीच चल रहे एक बड़े बिजनेस समझौते के बारे में है। टाइटल में जो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं उनका मतलब है दोनों देश इस डील को लेकर एक मच्योरिंग अप्रोच। मच्योरिंग अप्रोच का क्या मतलब होता है? जब दो या फिर मतलब कि दो से ज़्यादा लोग या फिर देश जो है वो किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा समझदार, सीरियस और बेहतर तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं बिना किसी जल्दबाजी के, तो उसे जो है वो मच्योरिंग अप्रोच कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो दोनों देश है इंडिया और यूके, इस डील को लेकर जो है वो अब एक मच्योरिंग अप्रोच दिखा रहे हैं। और ये पूरी बात चल रही है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर। कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट क्या है? एक ऐसा बड़ा और पूरा बिजनेस समझौता है जिसमें दो देश क्या करते हैं कि आपस में ट्रेड यानी कि जो सामान बेचना खरीदने के जो रूल्स होते हैं ना, टैक्स कम करना या फिर जो मतलब कि एक दूसरे के देशों में पैसा इन्वेस्ट करने पर जो डील करते हैं उसे हम जो है वो मतलब कि कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड कहते हैं। तो उसको लेकर जो है वो ये पूरी बात चल रही है। यानी कि आसान शब्दों में कहा जाए तो ये टाइटल बताता है कि इंडिया और यूके अब पहले से कहीं ज़्यादा समझदारी और सीरियस तरीके से इस बड़े बिजनेस समझौते यानी कि डील को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि दोनों देशों को फ़ायदा हो सके। तो आज के टाइटल में हमने ये समझा कि हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो इंडिया और ये जो यूके में जो ट्रेड चल रहा है या फिर जो समझौता हुआ है ट्रेड के बारे में, उसके बारे में हम जो है वो मतलब कि बात करने वाले हैं। तो ये तो हो गया हमारा टाइटल। अब हमारे टाइटल के नीचे जो है वो एक और मतलब की लाइन दी जाती है, इंडिया नीड्स टू यूज़ मार्केट एक्सेस इन द यूके टू रेज इट्स मार्केट शेयर। ये हमारी वो लाइन है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया को इस बात पर फोकस करना होगा कि वो यूके की मार्केट में मिलने वाले मौके का पूरा फ़ायदा उठाए। इस लाइन का मतलब क्या है कि इंडिया को मार्केट एक्सेस का सही इस्तेमाल करना चाहिए। मार्केट एक्सेस यानी कि जब कोई देश किसी दूसरे देश के बाजार में बिना किसी ज़्यादा रोक टोक के, रूल्स के या फिर भारी टैक्स के अपना सामान बेच सकता है तो उसे हम मार्केट एक्सेस कहते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को क्या करना चाहिए, इंडिया को जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए तो ताकि वो वहाँ पर अपना मार्केट जो है वो मार्केट शेयर जो है वो बढ़ा सके। मार्केट शेयर यानी कि किसी पूरे बाजार में आपका जो सामान है वो कितना ज़्यादा बिक रहा है या फिर आपका जो है वो मतलब कि कितना ज़्यादा बड़ा हिस्सा है, तो उस हिस्से को जो है वो इंडिया को बढ़ाना चाहिए ताकि अपना क्या करे वो मार्केट एक्सपैंड कर सके। यानी कि आसान शब्दों में यहाँ पर कहा गया है कि यूके का बाजार जो है वो इंडिया के लिए खुल रहा है, इसलिए इंडिया को जो है वो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अपना सामान बेचकर वहाँ के बिजनेस में अपना कब्जा या फिर अपनी हिस्सेदारी जो है वो बढ़ानी चाहिए। इस तरीके से जो है वो यहाँ पर हमारी एक लाइन में एक तरीके से एडवाइस दी गई है इंडिया के लिए। ठीक है, अब इसी के साथ हम जो है वो एडिटोरियल को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमें शुरुआत में बताया जाता है द इंडिया यूके कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट सेटा रिफ्लेक्ट्स न्यू दिल्लीज मोर मैच्योर अप्रोच टू फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस। यानी कि इस लाइन का क्या मतलब है कि इंडिया और यूके के बीच जो बड़ा बिजनेस समझौता यानी कि जो सेटा यानी कि जो कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट चल रहा है, जो हो रहा है, वो ये दिखाता है कि अब इंडिया की जो सरकार है न्यू दिल्ली से यहाँ पर क्या मतलब है, न्यू दिल्ली का यहाँ पर मतलब है इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सरकार। ठीक है, क्योंकि सारे बड़े जो फैसले हैं वो वहीं से होते हैं। तो वो ये दिखाता है कि इंडिया की जो सरकार है न्यू दिल्ली, उनका नजरिया बदल चुका है। सरकार अब जो है वो फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर पहले से कहीं ज्यादा मैच्योर अप्रोच दिखा रही है। फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस यानी कि दो या फिर दो से ज्यादा देशों के बीच चलने वाली वो लंबी बातचीत या फिर मीटिंग जिसमें जो है वो ये तय किया जाता है कि आपस में जो है वो बिजनेस करते वक्त टैक्स यानी कि ड्यूटी जो है वो कितनी कम की जाए या फिर बिजनेस को कैसे आसान बनाया जाए। तो सरकार अब जो है वो फ्री ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर क्या कर रही है, पहले से ज्यादा मैच्योर अप्रोच दिखा रही है। मैच्योर अप्रोच यानी कि समझदारी, सूझबूझ से भरा जो तरीका है जहां पर जल्दबाजी में कोई भी मतलब कि गलत फैसला नहीं लिया जाता या फिर मतलब कि कोई भी काम करने से पहले नफा नुकसान के बारे में सोचा जाता है। तो इस तरीके की जो अप्रोच है वो मतलब कि इंडिया की सरकार दिखा रही है। आसान शब्दों में कहा जाए तो पहले जो है वो इंडिया ऐसी डील्स करने में जो है वो थोड़ा हिचकिचाता था या फिर जो है वो जल्दी नुकसान उठा लेता था। ठीक है, लेकिन अब इंडिया बहुत ही समझदारी और दिमाग से यूके के साथ इस बिजनेस डील की बातचीत को आगे बढ़ाकर मतलब कि आगे बढ़ा रहा है ताकि देश का जो है वो फायदा हो सके। इस तरीके से बताया गया है। आगे बताया जाता है
Unlike its 2009 Free Trade Agreement (FTA) with ASEAN, which titled the trade balance against India, New Delhi has approached the UK pact by attempting to balance liberalization with domestic sensitivities amid an increasingly fragmented global trading system. यहाँ पर क्या बताया गया है दोस्तों, ये जो पूरी लाइन है वो पुरानी बातें और आज का जो तरीका है उसकी तुलना कर रही है, कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है। इसमें बताया गया है कि साल 2009 में इंडिया ने जो है वो एशियन के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसे एफटीए है, एफटीए कहा जाता है, वो किया था। एशियन यानी कि ये जो ASEAN यूज़ हुआ है ना, इसमें जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका लॉन्ग फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, यानी कि एक 10 एशियन देशों का एक बड़ा ग्रुप है, ठीक है, जैसे कि सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड वगैरह, ऐसे कुछ और भी जो है वो मतलब कि कुल 10 देश इसमें आते हैं। तो उसके साथ हमारे इंडिया ने क्या किया था, तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है कि एक ऐसा बिजनेस समझौता जिसमें 2 या फिर 2 से ज़्यादा देश आपस में जो है वो बिजनेस करते वक्त टैक्स या फिर ड्यूटी बहुत ही कम कर देते हैं या फिर ख़त्म कर देते हैं, कि हमारे मतलब कि जिस भी देश में मतलब कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, तो उन दोनों देशों के बीच अगर सामान आता जाता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है, तो उस पर जो है वो किसी भी तरीके का टैक्स यानी कि कर नहीं लगाया जाता। तो इंडिया ने क्या किया था कि एशियन देशों के साथ जो है वो मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, लेकिन उस पुराने डील ने टाइटल द ट्रेड बैलेंस अगेंस्ट द इंडिया, यानी कि यहाँ पर क्या मतलब है इसका मतलब है कि बिजनेस का पलड़ा जो है वो दूसरे देशों की तरफ भारी हो गया था। इंडिया को जो है वो नुकसान हुआ। इंडिया वहाँ सामान जो है वो कम बेच पाया और वहाँ से सस्ता सामान इंडिया में ज़्यादा आने लगा। यानी कि यहाँ पर किस चीज़ के बारे में बात हो रही है कि इंडिया ने जो है वो इन एशियन देशों के साथ जो मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया था, जो FTA किया था, उसका क्या मकसद था कि हमारे देश के बीच में, यानी कि जिस भी देश के बीच में ये एग्रीमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर सामान जो है वो आना जाना मतलब कि बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर जो है वो मतलब कि सामान पर जो ड्यूटी या फिर जो टैक्स लगाया जाता है वो बिल्कुल या तो कम कर दिया जाएगा या फिर ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि वो जो दूसरे देश है वो हमारे इंडिया में ज़्यादा सामान भेजने लगे और हमारा इंडिया जो है वो इतना ज़्यादा सामान उन देशों को नहीं बेच पाया, वो असक्षम रह गया, इस तरीके से बताया गया है। लेकिन आगे बताया जाता है कि इस बार यूके के साथ होने वाली डील में न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया की सरकार ने अपना तरीका जो है वो बदल लिया है। सरकार अब लिबरलाइजेशन, डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज़ और मतलब कि इनके बीच का एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। अब यहाँ पर समझते हैं कि लिबरलाइजेशन और डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज़ का मतलब क्या है, ताकि हम समझ पाए कि इनके बीच में जो है वो डिफरेंस कैसे बना रही है हमारी सरकार। सबसे पहला आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है बिजनेस के रूल्स को आसान बनाना और टैक्स को कम करने का, मतलब कि टैक्स को कम करना, ताकि बाहर की जो कंपनीज है वो आसानी से बिजनेस कर सके, तो ये होता है लिबरलाइजेशन। और दूसरा आता है डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज़। इसका मतलब होता है कि हमारे अपने देश के अंदर के जो मुद्दे या फिर जो डर है, जैसे कि मतलब कि देश के किसान है, लोकल बिजनेसमैन है और जो कंपनीज़ है, उनको बाहर के सामान से कोई नुकसान ना पहुंचे, तो ठीक है। तो इस चीज़ के बीच में, यानी कि लिबरलाइजेशन के बीच में और डोमेस्टिक सेंसिटिविटीज़ के बीच में हमारा जो देश है वो बैलेंस यानी कि संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। और ये सब जो है वो ऐसे समय पर हो रहा है जब पूरी दुनिया का जो मतलब कि ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड हो चुका है। ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम यानी कि जो पूरी दुनिया में आपस में बिजनेस करने का जो तरीका है, फिर जो माहौल है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा फ्रैगमेंटेड है। फ्रैगमेंटेड यानी कि टुकड़ों में बटा हुआ है, बिखरा हुआ है। यानी कि क्या हो रहा है कि देश आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर बैन लगा रहे हैं और पहले जैसा आसान जो है वो माहौल नहीं रहा। तो ये सब इंडिया कब कर रहा है, जब मतलब कि देश क्या हो रहे हैं, फ्रैगमेंटेड हो रहे हैं, यानी कि देश जो है वो टुकड़ों में बट रहे हैं, तब जो है वो इंडिया इन सारी चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यहाँ पर बताया क्या गया है कि 2009 में जब इंडिया ने एशियन देशों के साथ बिजनेस डील की थी, तो इंडिया का नुकसान हुआ था क्योंकि बाहर का सामान जो है वो इंडिया में ज़्यादा आने लगा था। लेकिन इस बार यूके के साथ डील करते वक्त इंडिया बहुत ही फूक फूक कर कदम रख रहा है। इंडिया बिजनेस के रूल्स को आसान तो कर रहा है, लेकिन साथ ही इस बात का भी पूरा ध्यान रख रहा है कि हमारे देश के लोकल बिजनेसेस और जो किसान हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, खासकर तब जब पूरी दुनिया में बिजनेस का माहौल बहुत ही खराब है और बिखरा हुआ चल रहा है। इस तरीके से आपको जो है वो यहाँ पर समझाया गया है। अब यहीं पर आगे बताया जाता है, अ सिमिलर शिफ्ट वॉज एविडेंट इन द न्यूजीलैंड FTA वेयर इंडिया सक्सीडेड इन प्रोटेक्टिंग इट्स सेंसिटिव डेयरी सेक्टर डिस्पाइट डेयरी प्रोडक्ट्स बीइंग वन ऑफ न्यूजीलैंड्स बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स। इस लाइन में बताया गया है कि इंडिया ने ऐसा ही समझदारी वाला जो तरीका है वो न्यूजीलैंड के साथ हुई डील में भी दिखाया था। वहाँ भी जो है वो एक सिमिलर शिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। सिमिलर शिफ्ट यानी कि बिल्कुल ऐसा ही बदलाव या फिर बदला हुआ तरीका जो है वो वहाँ पे भी देखने को मिला था। न्यूजीलैंड के साथ FTA में इंडिया
सक्सीडेड, यानी कि न्यूजीलैंड के साथ जो मतलब कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि दो देशों के बीच जो बिजनेस का आसान समझौता हुआ था, उसमें जो है वो इंडिया सक्सीडेड यानी कि कामयाब रहा, सफल हुआ इस बात में कि उसने जो है वो अपने सेंसिटिव डेयरी सेक्टर को मतलब कि पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया। सेंसिटिव डेयरी सेक्टर यानी कि जो दूध, दही, मक्खन और जो घी से जुड़ा जो हमारे देश का जो बिजनेस है, जो बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि इंडिया के मतलब कि करोड़ों छोटे इंसान और जो मतलब कि दूध वाले जो निर्भर है, यानी कि जो दूध वाले जो मतलब कि किसान है या फिर जो दूध वाले जो व्यापारी है, वो इस पर निर्भर है, ठीक है। और बाहर से सस्ता सामान आने पर उनका जो है वो नुकसान हो सकता है। तो इस चीज़ को जो है वो हमारे इंडिया ने पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर लिया है, सुरक्षित कर लिया है। ये इंडिया ने तब किया जबकि डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि जो दूध दही से जो बनी चीज़ें हैं, वो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट्स में से एक है। यानी कि वहाँ से जो सामान किसी दूसरे देश में जाता है, वो जो है वो वहाँ पर भी क्या है, तो दूध, दही, ये जो सारी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। कौन सा देश? तो न्यूजीलैंड, ठीक है। यानी कि न्यूजीलैंड हर साल में अपना दूध मक्खन इंडिया में बेचना चाहता है, लेकिन इंडिया ने क्या कर दिया है, तो उन्हें साफ मना कर दिया है कि हम जो है वो हमारे किसानों का नुकसान नहीं कर सकते। यानी कि इंडिया ने जो है वो न्यूजीलैंड के साथ बिजनेस डील करते वक्त भी ऐसी ही समझदारी दिखाई थी। न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे बड़ा ज़्यादा मतलब कि सबसे ज़्यादा दूध और डेयरी का सामान बेचता है और वो इंडिया के बाजार में भी जो है वो इसे बेचना चाहता था। लेकिन इंडिया ने अपने देश के छोटे किसानों और दूध वालों के फायदे को ध्यान में रखते हुए अपने डेयरी बिजनेस को बचा लिया और न्यूजीलैंड को इसमें जो है वो कोई भी छूट नहीं दी या फिर इसमें शामिल नहीं होने दिया। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आगे बताया जाता है, while the India UK CETA is expected to strengthen India's export competitiveness, its benefits are likely to be uneven across sectors and could place competitive pressure on already cost disadvantaged MSMEs. ओके यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि इस लाइन में बताया जाता है कि इंडिया और यूके के बीच जो सेटा यानी कि जो बिजनेस समझौता हो रहा है, उससे इंडिया की जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो तो स्ट्रेंथन होगी, यानी कि इंडिया को फायदा मिलेगा। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस यानी कि दूसरे देशों को सामान बेचने की जो काबिलियत या फिर जो ताकत होती है, उसे एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस कहते हैं। यानी कि जब हमारा सामान सस्ता और अच्छा होता है तो दुनिया के बाजार में हमारी जो है वो ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा मुनाफा कमा पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है वो तो यानी कि मतलब कि स्ट्रेंथन होगी, वो तो मजबूत होगी, यानी कि इंडिया को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इस डील के जो बेनिफिट्स है, जो फ़ायदे हैं, वो सभी बिजनेसेस के लिए एक जैसे नहीं होंगे, बल्कि अनइवन अक्रॉस सेक्टर्स होंगे। यानी कि कैसे होंगे? अलग अलग बिजनेसेस या फिर इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग असर होना, यानी कि किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, किसी को बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं होगा। इस तरीके से जो है वो अलग अलग बिजनेसेस में अलग अलग मतलब की तरीके से रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको जो है वो एक ही तरीके के रिजल्ट मिले, सबको फ़ायदा ही हो, सबको नुकसान ही हो, बल्कि अलग अलग अनइवन जो है वो अक्रॉस सेक्टर्स यानी कि अलग अलग सेक्टर्स में अनइवन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इस वजह से ये जो डील है वो हमारे देश के एमएसएमईज पर एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर बना सकती है। इस वजह से ये जो डील है हमारे देश के एमएसएमईज यानी कि इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि हमारे देश के जो छोटे या फिर जो मतलब कि मंझले उद्योग या फिर जो फैक्ट्रीज है, यानी कि जो छोटे मोटे व्यापारी है, जैसे कि छोटे कपड़े की मिल है, हैंडीक्राफ्ट शॉप्स है, तो इन पर क्या होगा कि एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर बन जाएगा, यानी कि मुकाबले या फिर दबाव के कंपटीशन का डर बन जाएगा। ये छोटे बिजनेसेस पहले से ही जो है वो कॉस्ट डिसएडवांटेज्ड है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ऐसे बिजनेसेस जिनके सामान बनाने की जो लागत और खर्चा है वो बहुत ही ज़्यादा आती है, जिस वजह से उनका सामान जो है वो महंगा बिकता है और वो बड़ी कंपनीज के सस्ते सामान से टक्कर नहीं ले पाते। यानी कि अगर कोई सामान हमारे देश में जो है वो दूसरे देश से कोई सस्ता आ रहा है, तो अगर उनके कंपटीशन में हमारे ही इंडिया का यानी कि हमारा ही जो स्वदेशी सामान है वो ज़्यादा महंगा होगा, तो कौन खरीदेगा उसे? और ऐसे जो सामान है यानी कि जो छोटी मिल्स चलती है, कपड़ों की मान लीजिए, हैंडीक्राफ्ट की मान लीजिए, तो उन पर जो लागत का खर्चा है ना वो बहुत ही ज़्यादा आता है, टाइम ज़्यादा लगता है, काम ज़्यादा होता है, लागत का खर्चा भी ज़्यादा आता है, तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता कि वो चीज़ों को सस्ता बेच पाए, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो एक कॉम्पिटिशन में आ जाएंगे। अगर हमारे इंडिया में ऐसी चीज़ें मतलब कि इम्पोर्ट की जाती है बाहर से, जो कि इंडिया में बन रही चीज़ों के कंपैरिजन में सस्ती है, तो हमारे इंडिया के जो मतलब कि ये जो व्यापारी है या फिर ये जो बिजनेसमैन है, इनके साथ क्या होगा कि ये कंपटीशन में आ जाएंगे कि हम जो है वो कैसे अपना सामान जो है वो मतलब कि बेच पाए, और ये सस्ता भी नहीं बेच सकते, क्योंकि फिर इनका घाटा होगा, क्या कमाएंगे ये लोग। इस तरीके से बताया गया है। यानी कि इस पूरे लाइन में हमें क्या समझाया गया है कि यूके के साथ इस डील से इंडिया का जो सामान है वो बाहर के देशों में बेचना आसान और सस्ता हो जाएगा, जिससे इंडिया की क्या होगी, ताकत बढ़ेगी। लेकिन इसका फ़ायदा सबको बराबर नहीं मिलेगा। जो हमारे देश के छोटे छोटे कारखाने या फिर जो बिजनेसेस है, एमएसएमईज है, उन्हें जो है वो इसका
नुकसान या फिर बड़ी टक्कर झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि उनके पास बड़ी मशीन्स नहीं होती है, इसलिए उनका सामान जो है वो पहले से ही थोड़ा महंगा बनता है। और अब यूके या फिर जो दूसरी बड़ी कंपनीज के आने से क्या होगा कि उन पर जो है वो कंपटीशन का असर जो है वो बहुत ही ज़्यादा, यानी कि दबाव उन पर ज़्यादा पड़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हमें बताया गया है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है, द पैक्ट एन अटेम्प्ट टू सिक्योर लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सेस एंड इंटीग्रेट इंडिया फर्दर इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स ऑफर जीरो ड्यूटी एक्सेस ऑन 90% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स कवरिंग ऑलमोस्ट द एंटायर वैल्यू ऑफ बायलैटरल ट्रेड। यानी कि इस लाइन में बताया गया है कि ये जो पैक्ट है, यानी कि ये जो दो देशों के बीच जो समझौता या फिर जो डील है, इसका मेन मकसद इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सेस पक्का करना है। लॉन्ग टर्म मार्केट एक्सेस यानी कि लंबे समय तक के लिए जो है वो किसी दूसरे देश के बाजार में बिना किसी रुकावट के सामान बेचने का मौका मिलना, तो इसे जो है वो हमारा इंडिया जो है वो पक्का करना चाहता है। साथ ही इसका मेन एम क्या है कि इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में और आगे तक जो है वो इंटीग्रेट करना। ग्लोबल वैल्यू चेन्स यानी कि पूरी दुनिया में जो है वो सामान बनने और बेचने का एक नेटवर्क होता है, उसे ग्लोबल वैल्यू चेन्स कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि किसी प्रोडक्ट का जो डिज़ाइन है वो एक देश में बनता है, पार्ट्स किसी दूसरे देश में बनते हैं, असेंबल तीसरे देश में होते हैं, एक्सपोर्ट और दो देश से किए जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती है उसे हम ग्लोबल वैल्यू चेन्स कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसमें हमारा इंडिया क्या करना चाहता है कि इसको और ज़्यादा इंटीग्रेट, यानी कि इसमें जो है वो अपने आप को जोड़ना चाहता है, शामिल करना चाहता है, ठीक है। इस तरीके से बताया गया है। और इस डील की सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया के जो 99% एक्सपोर्ट्स है, यानी कि जो इंडिया सामान मतलब कि बाहर मतलब कि इंडिया से मतलब कि बाहर जो सामान बेचा जाता है, जो मतलब कि भेजा जाता है, उस पर जो है वो जीरो ड्यूटी एक्सेस दे रहा है। यानी कि बिना किसी टैक्स या फिर कस्टम ड्यूटी के मतलब कि बाहर एंट्री मतलब कि मिलना, यानी कि सामान पर कोई भी सरकारी टैक्स नहीं लगेगा। इस तरीके से क्या कर रहा है, इंडिया अपना सामान बेच रहा है। तो ये छूट दोनों देशों के बीच होने वाला मतलब कि होने वाले बायलैटरल ट्रेड के लगभग पूरे हिस्से को कवर करती है। बायलैटरल ट्रेड यानी क्या होता है, दो देशों के बीच आपस में होने वाला जो बिजनेस या फिर जो व्यापार होता है, यानी कि दोनों तरफ से, बाय मतलब कि बाय यानी कि दो, लैटरल मतलब कि दोनों तरफ से होने वाला बिजनेस, ओके, ट्रेड यानी कि बिजनेस, ठीक है। यानी कि जब दोनों तरफ से दोनों देशों के बीच में बिजनेस होता है तो उसे हम बायलैटरल ट्रेड कहते हैं। यानी कि इस पूरे लाइन में हमें क्या समझाया गया है कि यूके के साथ ये जो डील हो रही है, इसका मकसद इंडिया को लंबे समय तक के लिए यूके के बाजार में सामान बेचने की छूट देना है और दुनिया भर में जो चल रहे बड़े बिजनेस नेटवर्क है उससे इंडिया को जोड़ना है, ठीक है। ये इसका मेन मकसद है। और इस डील के तहत जो है वो इंडिया से यूके जाने वाला जो 99% सामान है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी कि दोनों देशों के बीच जितना भी बिजनेस होता है उसके लगभग पूरे हिस्से पर से टैक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये बात यहाँ पर समझाई जा रही है। आगे बताया जाता है, हाउएवर स्मॉलर फर्म्स ऑफन लैक्स द डॉक्यूमेंटेशन एंड कंप्लायंस कैपेसिटी नीडेड टू क्लेम दिस बेनिफिट्स। यानी कि इस लाइन में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताया गया है कि हालांकि हाउएवर इस डील से टैक्स मतलब कि टैक्स में तो बहुत ही बड़ी छूट मिल रही है, लेकिन जो हमारी स्मॉलर फर्म्स यानी कि जो छोटी कंपनीज है या फिर जो छोटे कारखाने हैं, जो छोटे बिजनेसेस हैं, उनके पास दो चीज़ों की कमी होती है। और वो चीज़ कौन सी है, डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंस कैपेसिटी। पहली चीज़ है डॉक्यूमेंटेशन यानी कि किसी सरकारी या फिर लीगल काम के लिए जो ज़रूरी कागज़ पत्र होते हैं, जो सर्टिफिकेट होते हैं, जो सही पेपर वर्क होता है, उसका पहले मतलब कि वो चीज़ कम होती है हमारे इंडिया में, मतलब कि जो छोटे छोटे व्यापारी है उनके पास, इसीलिए वो फ़ायदा नहीं उठा सकते इन सारी चीज़ों का। या फिर जो दूसरी चीज़ है कंप्लायंस कैपेसिटी, इसका मतलब क्या होता है कि सरकारी नियम कायदे या फिर शर्तों को जो है वो पूरा करने की ताकत या फिर सहूलत, जैसे कि एक्स्ट्रा स्टाफ या फिर एक्सपर्ट्स होना जो ये देख सके कि सारे रूल्स जो है वो सही से फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं। तो इस कमी की वजह से ये जो छोटे बिजनेसेस हैं उन फायदों को क्लेम नहीं कर पाते, यानी कि किसी चीज़ पर अपना हक नहीं जता पाते या फिर उस छूट का फ़ायदा नहीं उठा पाते। यानी कि सरकार ने टैक्स तो ज़ीरो कर दिया, लेकिन इस ज़ीरो टैक्स का फ़ायदा उठाने के लिए बहुत सारे सरकारी कागज़ दिखाने पड़ते हैं और यूके के सख्त रूल्स को पूरा करना पड़ता है, जो कि बड़े बिजनेसेस के लिए तो मतलब कि मुमकिन है, उनके पास तो वकील है, एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि ये सब कर सकते हैं। मगर जो हमारे इंडिया के जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनके पास ना ही तो इतने कागज़ होते हैं और ना ही उन्हें इतने कॉम्प्लेक्स रूल जो है वो समझ में आते हैं, इसलिए वो छूट मिलने के बाद भी डील का जो है वो पूरा फायदा नहीं उठा पाते। इस तरीके से बताया गया है। अब आगे यहाँ पर बताया जाता है, डिस्पाइट द डील इंक्लूडिंग सम एग्रीमेंट्स ऑन नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स, MSMEs may find it difficult to comply with the UK's stringent sanitary, phytosanitary, technical and sustainability standards, which could prove a bigger hurdle than tariffs। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस लाइन में बताया जा रहा है कि हालांकि इस डील में नॉन टैरिफ एस्पेक्ट्स जो है वो मतलब कि इस पर समझौते किए गए हैं। नॉन टैरिफ एस्पेक्ट यानी कि बिजनेस के वो नियम जो सीधे टैक्स या फिर पैसे से जुड़े होते हैं, जैसे कि मतलब कि अभी हमने पढ़ा था कि दोनों देशों के बीच में जो है वो सामान के आदान प्रदान पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा, बल्कि सामान की जो क्वालिटी है, पैकिंग और सेफ्टी
सेफ्टी से जुड़े होते हैं, जो नियम होते हैं वो जो है वो नॉन टैरिफ एस्पेक्ट होते हैं, तो इस पर जो है वो समझौते किए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के एमएसएमईज यानी कि जो छोटे और जो मंझले उद्योग है, जो छोटे मतलब कि व्यापारी है, उनके लिए यूके के स्ट्रिंजेंट यानी कि बहुत ही सख्त और कड़क रूल्स को पूरा करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। यानी कि हमारे देश में से, इंडिया में से जब भी कोई सामान एक्सपोर्ट किया जाता है तो मतलब कि यूके जो है वो यूं ही एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि उनके कुछ रूल्स है, उनके कुछ रेगुलेशंस है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट है। और वो रूल्स कौन कौन से हैं, उनके जो नियम है वो बहुत ही अलग अलग तरीके के हैं। सबसे पहला आता है सैनिटरी स्टैंडर्ड्स। सैनिटरी स्टैंडर्ड्स यानी कि साफ सफाई और इंसानी सेहत से जुड़े नियम, जैसे कि खाने पीने की चीज़ों में कोई भी बीमारी या फिर बैक्टीरिया नहीं होने चाहिए, ये उनका पहला नियम है। दूसरा उनका है फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स, यानी कि इसका क्या मतलब होता है कि पौधों और फसलों की जो सेहत से जुड़े नियम होते हैं उन्हें कहा जाता है फाइटो सैनिटरी स्टैंडर्ड्स। यानी कि जो फल या फिर जो सब्जी मतलब कि उनके देश में इंडिया से भेजी जा रही है या फिर बेची जा रही है, उसमें कोई कीड़ा या फिर केमिकल नहीं होना चाहिए, ये उनका दूसरा नियम है। तीसरा उनका नियम है टेक्निकल स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब होता है किसी प्रोडक्ट को बनने की टेक्नोलॉजी और क्वालिटी के नियम, यानी कि टेक्नोलॉजी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये उनका तीसरा नियम है। और चौथा नियम है सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब होता है कि पर्यावरण यानी कि जो इन्वायरमेंट है उसको बिना नुकसान पहुंचाए सामान बनाने का नियम, जैसे कि पोल्यूशन को कम करना। यानी कि अगर आप कोई सामान बेच रहे हो इंडिया से दूसरे देश में, यूके में स्पेशली जहां पर हम बात कर रहे हैं यूके की, तो उसमें अगर इंडिया से कोई सामान आ रहा है तो वो जो है वो मतलब कि बिना पोल्यूशन के या फिर बिना किसी इन्वायरमेंट की चीज़ को हार्म पहुँचाए बनाया जाना चाहिए। तो ये सारे जो नियम्स है उनको पूरा करना ज़रूरी है अगर इंडिया से कोई यूके में मतलब कि सामान भेजा जाता है, बेचा जाता है या फिर मतलब कि एक्सपोर्ट किया जाता है। यानी कि एडिटोरियल कहता है कि छोटे बिजनेसेस के लिए इन सारे नियमों को कंप्लाई करना, यानी कि इन सारे नियमों को कंप्लाई करना यानी कि पालन करना, मानना, यानी कि इन सारे नियमों को जो है वो पालन करना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये उनके लिए जो है वो टैरिफ्स यानी कि सरकारी टैक्स या फिर ड्यूटी से भी बड़ा हर्डल है, बहुत ही बड़ी रुकावट साबित हो सकता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया था इस लाइन में कि यूके ने जो है वो सामान पर जो है वो टैक्स तो हटा दिया, लेकिन उनके देश में सामान बेचने के लिए साफ सफाई, केमिकल फ्री खेती, प्रोडक्ट की क्वालिटी, इन्वायरमेंट को लेकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा सख्त रूल्स है। बड़े बिजनेसेस तो इन रूल्स के मुताबिक सामान जो है वो बना लेंगे, लेकिन हमारे देश के जो छोटे कारखाने और जो किसानों के पास जो है वो इतनी अच्छी लैब या फिर फैसिलिटी नहीं होती है कि वो इन सख्त स्टैंडर्ड को पूरा कर सके। इसीलिए उनके लिए जो है वो टैक्स से ज़्यादा बड़ी मुसीबत क्या है, ये सख्त नियम बन जाएंगे। कि टैक्स से ज़्यादा बड़ी मुसीबत तो ये सारी चीज़ें हैं कि ये सारे रूल्स को जो है वो फॉलो कैसे किया जाए, क्योंकि इन सारे रूल्स को फॉलो करने के लिए पैसा भी ज़्यादा लगता है, और अगर उनके सामान को इतनी वैल्यू ही नहीं मिलेगी, उतना पैसा ही नहीं मिलेगा, तो वो मतलब कि घाटे में चले जाएंगे, नुकसान में चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है वो समझाने की कोशिश की गई है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है ग्लोबली सच एग्रीमेंट्स हैव एक्सेलरेटेड एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट एंड फैसिलिटेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बट ओनली व्हेन सपोर्टेड बाय रॉबस्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स एंड कॉम्पिटिटिव फर्म्स। दोस्तों इस लाइन में बताया जा रहा है कि अगर पूरी दुनिया के हिसाब से देखा जाए, यानी कि ग्लोबली अगर देखा जाए, तो इस तरह के बिजनेस समझौतों ने कई अच्छा काम किया है। ठीक है, जैसे कि इसे एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, इसका क्या मतलब होता है, जब कोई देश सिर्फ एक दो पुरानी चीजें बेचने के बजाय अलग अलग तरीके के नए नए प्रोडक्ट्स दुनिया के बाजारों में मतलब कि बेचना शुरू कर देता है, तो उसे एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन कहा जाता है। तो ये जो मतलब कि ट्रेड हो रहा है, उसका मतलब कि समझौतों से जो है वो कुछ अच्छा काम भी हुआ है। पहला अच्छा काम क्या हुआ है, तो एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। इसी के साथ ही जो है वो इसने अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट किया है, यानी कि बाहर के देशों के से जो पैसा और कंपनीज को अपने देश में जो है वो बिजनेस लगाने के लिए मतलब कि खींच कर लाना, तो उसे क्या कहेंगे हम, अट्रैक्टेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये भी किया है। और फैसिलिटेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसमें भी जो है वो मदद की है, यानी कि नए जमाने की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और जो मशीन्स को आसानी से मतलब कि एक देश से मतलब कि दूसरे देश में पहुंचाना या फिर जो सीखने के जो टेक्निक्स है, इसमें भी जो है वो बहुत ज़्यादा मदद हुई है। लेकिन इस लाइन के आखिरी में एक बहुत ही बड़ी शर्त बताई गई है कि ये जो फ़ायदे हैं सिर्फ उन्हें ही मिलते हैं, लेकिन सिर्फ ये जो है वो फ़ायदे तभी ही मिलते हैं और उन्हें ही मिलते हैं जब देश के पास एक रॉबस्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम हो। रॉबस्ट इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम यानी कि एक बहुत ही मजबूत और सॉलिड बिजनेस का माहौल, जहाँ पर अच्छी सड़कें हैं, बिजली है, सस्ते रॉ मटेरियल्स है, सरकारी सहूलत है जो आसानी से मतलब कि मिलती हो। तो जिन देशों के पास ये सारी चीज़ें हैं ना, तो ये फ़ायदे उन्हीं को मिलते हैं, और वहाँ की कंपनीज जो है वो कॉम्पिटिटिव फर्म्स हो, ये भी एक मतलब कि उनमें से शर्त है।
कॉम्पिटिटिव फर्म्स यानी कि ऐसी चालाक और मजबूत कंपनीज जो मतलब कि दुनिया की किसी भी बड़ी कंपनीज के सस्ते और अच्छे माल को मतलब कि टक्कर दे सके। तो जिन देशों के पास ये सारी दो मतलब कि दो चीज़ें होती है, तो उन्हीं को जो है वो ये सारी सहूलियत मिलती है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि दुनिया भर में देखा गया है कि जब दो देश ऐसे समझौते करते हैं तो उन्हें जो है वो नए नए सामान बेचने का मौका मिलता है, बाहर से मोटा पैसा आता है, नई टेक्नोलॉजीज मिलती है। लेकिन ये सब फायदे किसी मतलब कि किसी ऐसे ही देश को नहीं मिलते, मतलब कि अरे गहरे किसी भी देश को नहीं मिल जाएंगे। देश को ये तभी मिलते हैं जब उस देश के अंदर बिजनेस करने का जो सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, बहुत ही ज़्यादा आसान है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट अच्छा है, जैसे कि मैंने बिजली बताई या फिर जो सड़कें हैं वो बताया। अगर ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी तो एक्सपोर्ट यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसा होगा, बहुत ही स्मूथली होगा। ठीक है, किसी कच्चे रास्ते यानी कि मान लीजिए कि किसी देश में रास्ते ही नहीं है तो वहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे होगा। ये सारी चीज़ें भी जो है वो ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है। और वहाँ की फैक्ट्रीज इतनी काबिल हो कि वो बाहर की कंपनी से पूरी टक्कर ले सके, ये भी ज़रूरी है। हमारे इंडिया में जैसे कि हमने बात की थी कि यहाँ पर जो है वो जैसे कि स्मॉल जो बिजनेसेस है, जैसे कि छोटी मील है या फिर जो हैंडीक्राफ्ट वाले बिजनेसेस है, तो इनके पास जो है वो इतनी ज़्यादा मतलब कि फैसिलिटीज़ नहीं है कि ये जो है वो मतलब कि मशीन्स ले पा रहे हैं या फिर मशीन से काम कर पा रहे हैं। कुछ कुछ यानी कि बिजनेसेस ऐसे भी हैं जो मतलब कि हाथ से ही काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर उनकी लागत ज़्यादा आती है, टाइम ज़्यादा आता है, तो इसलिए मतलब कि उनकी चीज़ें भी महंगी होती है। तो वो जो है वो बाहर की कंपनी से टक्कर नहीं ले सकते क्योंकि उनका जो सामान है वो नहीं खरीदा जाएगा, क्योंकि उनसे सस्ता सामान कोई और बेच रहा है। तो सिर्फ कागज़ पर साइन करने से फ़ायदा नहीं होता है, अंदर से खुद को मजबूत करना पड़ता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। आगे यहाँ पर बताया जाता है, इंडिया हैज़ हिस्टोरिकली अंडर यूटिलाइज सेवरल ट्रेड एग्रीमेंट्स बिकॉज ऑफ लो अवेयरनेस, कम्बरसम एडमिनिस्ट्रेशन एंड हाई कंप्लायंस कॉस्ट। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, इस लाइन में इंडिया की एक पुरानी प्रॉब्लम या फिर कमजोरी के बारे में बताया जा रहा है। एडिटोरियल कहता है कि अगर हम इतिहास यानी कि हिस्ट्री को उठाकर देखें, हिस्टोरिकली अगर इस मुद्दे को देखें, तो इंडिया ने अपने कई सारे बिजनेस से समझौते को अंडर यूटिलाइज किया है। यानी कि किसी चीज़ का पूरी तरीके से फ़ायदा ना उठा पाना या फिर जितना इस्तेमाल होना चाहिए था उतना ना कर पाना, उसे कहते हैं अंडर यूटिलाइज। तो इंडिया ने क्या किया है कि इन सारे बिजनेसेस समझौतों को अंडर यूटिलाइज किया है। यानी कि सरकार डील्स तो कर लेती है लेकिन उन मतलब कि देश को जो है वो उसका पूरा लाभ नहीं मिलता या फिर लाभ उठा नहीं पाती। और इसके पीछे जो है वो तीन बड़े बड़े जो कारण है यानी कि रीजन जो है वो बताए गए हैं। पहला रीजन क्या है कि इंडिया में जो है वो लो अवेयरनेस है, यानी कि जानकारी या फिर जो जागरूकता है उसकी कमी है। यानी कि हमारे देश के व्यापारी और जो कंपनीज को है वो पता ही नहीं होता कि ऐसी कोई डील हुई है और वो इसका कैसे फ़ायदा भी उठा सकते हैं। यानी कि अवेयरनेस की कमी है, यानी कि लोगों तक ये बात जो है वो पहुंच नहीं पा रही है या फिर जो मतलब कि व्यापारी है उन तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है कि वो ऐसी किसी चीज़ का भी मतलब कि फ़ायदा उठा सकते हैं या फिर अपने सामान को जो है वो किसी बाहर की कंट्री में भी भेज सकते हैं मुनाफा कमाने के लिए। दूसरा हमारा रीज़न आता है कम्बरसम एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब होता है सरकारी कामकाज का बहुत ही लंबा, उबाऊ या फिर पिछड़ा तरीका होना, जिसमें फ़ायदा लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और फाइलें अटकी रहती है। ठीक है, तो उससे क्या करते हैं हमारे इंडियन लोग जो है वो बचना चाहते हैं कि भाई हम जो है वो इतना ज़्यादा टाइम उसमें क्यों वेस्ट करें। हमें क्या मतलब कि हमारा जो माइंड है, इंडिया का जो माइंड है वो किस तरीके से चलता है लोगों का, कि वहाँ पर हम इतना टाइम लगाएंगे, उतने में तो हम जो है वो कुछ बिजनेस करेंगे। ठीक है, उतने में तो हम जो है वो यहाँ पर बिजनेस करके फ़ायदा कमा लेंगे। तो वो वहाँ पर जो है वो मतलब कि नहीं करना चाहते अपना टाइम वेस्ट। यानी कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ी कमज़ोर है, वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, दफ्तरों के चक्कर लोगों को काटने पड़ते हैं और उनकी फाइलें यानी कि उनकी जो मतलब कि दरख्वास्त होती है या फिर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती है वो अटकी रहती है, उनका जल्दी जो है वो सोल्यूशन नहीं मिलता। ये भी दूसरा बड़ा रीज़न है। तीसरा रीज़न आता है हाई कंप्लायंस कॉस्ट। इसका मतलब होता है सरकारी नियम कायदे और शर्तों को पूरा करने में आने वाली जो मोटा खर्चा है वो। ठीक है, जैसे कि अलग अलग सर्टिफिकेट्स बनवाना, फीस भरने में बहुत ज़्यादा पैसे डूब जाते हैं। तो ये भी चीज़ जो है वो हमारे इंडिया के लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब कि परेशान करने वाली लगती है। यानी कि अगर पूरा रिकॉर्ड देखें तो इंडिया में जितने भी देश के साथ बिजनेस समझौते किए हैं इंडिया ने, तो उनका जो पूरा फ़ायदा है वो हम उठा ही नहीं पाए हैं। ठीक है, इसका कारण ये है कि हमारे देश के जो छोटे बड़े व्यापारियों को जो है वो इन डील्स के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं है। ऊपर से सरकारी कागज पत्र और दफ्तरों का चक्कर इतना लंबा और उबाऊ होता है कि वो वहां तक जाना नहीं चाहते और इन रूल्स को पूरा करने में इतना ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है कि लोग फ़ायदा उठाने का ख्याल ही छोड़ देते हैं। वो ये सोचते हैं कि इतना ज़्यादा हम टाइम और मतलब कि पैसा उस चीज़ में बर्बाद करेंगे उतना तो हम यहीं पर कमा लेंगे। इस तरीके की जो है वो इंडिया में सोच है और स्पेशली तो अवेयरनेस की कमी है। तो ये जो सारे हमारे जो तीन मतलब कि रीजंस है वो हमें बताए गए हैं। ठीक है, कि इंडिया में जो है वो हम मतलब कि फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं, ऐसे डील्स हो भी रही है, ऐसे जो फ़ायदे हैं वो हमें मिल भी रहे हैं, फिर भी जो है वो लोग इसका मतलब कि फ़ायदा क्यों नहीं उठा पा रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे तो आगे यहाँ पर बताया जाता है
The trade deficit with ASEAN widened from about $10 billion in 2017 to nearly $44 billion in 2023. दोस्तों इस लाइन में जो है वो डेटा के साथ ये बताया गया है कि ये जो एशियन देशों के साथ बिजनेस करने में इंडिया का जो नुकसान है वो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। एशियन देश जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 10 कंट्रीज़ का एक समूह है जिनके साथ जो है वो इंडिया ने जो है वो फ्री ट्रेड कर रखा है, ठीक है। तो जब इंडिया ने जो है वो इनके साथ मतलब कि ये ट्रेड किया था तो इसमें जो है वो अब नुकसान का डेटा हमें बताया जाता है कि इंडिया ने कितना ज़्यादा नुकसान जो है वो भोगा है। यहाँ पर बताया गया है कि इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत ही तेज़ी से वाइडन हुआ है। ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार का घाटा। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी देश से सामान खरीदते हैं, ज़्यादा खरीदते हैं, तो उन्हें अपना सामान बेचते कम है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि हम उनसे सामान ज़्यादा खरीद रहे हैं और बेच कम रहे हैं। तो पैसे का नुकसान किसका हो रहा है? हमारा हो रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो सामान ज़्यादा आ रहा है और हमारा सामान कम बिक रहा है। तो उसे जो है वो ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है, ठीक है। जब आपका नुकसान होता है तो उसे ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। व्यापार में आने वाले किसी एक देश को जो है वो मतलब कि एक्सपोर्ट की वजह से जो नुकसान हुआ है उसे हम ट्रेड डेफिसिट कहेंगे। तो वो इंडिया में क्या हो रहा है, बहुत ही तेज़ी से वाइडन हो रहा है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा, यानी कि बहुत ही तरीके से मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि जल्दी फैल रहा है, इस तरीके से बताया गया है। और यहाँ पर बताया गया है कि साल 2017 में ये जो घाटा है वो लगभग मतलब कि $10 बिलियन था, जो कि इस साल यानी कि 2023 तक आते आते बढ़कर कितना हो गया है कि लगभग $44 बिलियन, यानी कि नियरली कितने, लगभग 44 अरब डॉलर्स, यानी कि 44 अरब डॉलर्स जो है वो पहुंच गया, यहाँ तक पहुंच गया है जो घाटा है। यानी कि यहाँ पर ओवरऑल ये समझाया गया है कि एशियन देशों के साथ बिजनेस करने में इंडिया का जो घाटा है वो साल दर साल बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। 2017 में हम जितना सामान उनसे ज़्यादा खरीद रहे थे, 2023 तक आते आते हम उनसे भी मतलब कि और ज़्यादा सामान खरीदने लगे हैं और अपना सामान जो है वो उन्हें हम कम बेच पाए हैं। इसी वजह से हमारा बिजनेस का जो घाटा है वो $10 बिलियन से छलांग मारकर सीधे $44 बिलियन पर पहुंच गया है, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि नुकसान हमारा ही हो रहा है। इस तरीके से बताया जा रहा है। आगे यहाँ पर क्या बताया जाता है, सिमिलरली द यूके एग्रीमेंट्स बेनिफिट में रिमेन बिलो एक्सपेक्टेशंस अनलेस इंडिया स्ट्रेंथन्स रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ठीक है। इस लाइन में सरकार को एक वार्निंग या फिर ज़रूरी सलाह दी गई है। एडिटोरियल कहता है कि बिल्कुल पुरानी डील्स की तरह, यानी कि सिमिलरली उनके तरह यूके के साथ होने वाली इस डील के जो फ़ायदे हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशन से बिलो रह सकते हैं, यानी कि हमारी उम्मीदों से जो है वो मतलब कि कम रह सकते हैं, नीचे रह सकते हैं, यानी कि हमारी उम्मीदों से बहुत ही कम सकते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब इंडिया ये जो 3 बड़े हैं वो बदलाव ना करे, 3 बड़े बदलाव ना करे तभी ऐसा होगा। पहला बदलाव कौन सा है, स्ट्रेंथन्स रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसका क्या मतलब होता है, बिजनेस पर नज़र रखने वाले सरकारी दफ्तरों और उनके कामकाज के तरीकों को मजबूत और आसान बनाना, ताकि रूल सबके लिए साफ और मतलब कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। दूसरा कारण क्या है, दूसरा बदलाव ये है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। इसका मतलब होता है किसी के नए आइडिया, टेक्नोलॉजी या फिर ब्रांड के नाम की चोरी रोकने का कानून, यानी कि अगर कोई कंपनी कोई नई चीज़ बनाए तो कोई दूसरा उसे बिना इजाज़त के कॉपी ना कर सके। और तीसरा है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका मतलब है कि बिजनेस में अगर 2 देश या फिर 2 कंपनीज के बीच कोई झगड़ा या फिर विवाद हो रहा हो तो उसे कोर्ट के चक्कर ना काटने पड़े और जल्दी से और आसानी से जो है वो वहीं पर मतलब कि सुलझाने का कोई सिस्टम हो, इस तरीके से। यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर इंडिया ने अपने अंदर के सिस्टम को नहीं सुधारा तो यूके के साथ हुई इस बड़ी डील का फ़ायदा भी हमारी उम्मीदों से बहुत ही हमें कम मिलेगा। अगर हम इस डील को कामयाब बनाना चाहते हैं तो सरकार को अपनी कागजी और सरकारी कामकाज को आसान बनाना होगा, कंपनीज की नई टेक्नोलॉजी और आइडियाज़ की चोरी को रोकना होगा और इनके सख्त कानून को बनाना होगा और बिजनेस के आपसी झगड़ों को मतलब कि जल्दी सुलझाने के लिए एक सिस्टम तैयार करना होगा। तभी जाकर हम जो है वो मतलब कि अच्छा मुनाफा कमा पाएंगे या फिर हमारी बिजनेस डील को सक्सेसफुल बना पाएंगे। इस तरीके से बताया गया है। आगे यहाँ पर बताया जाता है, ऑल्दो द यूके अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 3% ऑफ इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स एंड अराउंड 1% ऑफ इट्स इम्पोर्ट्स, द यूके पैक्ट एक्सपैंड्स इंडियाज एक्सेस टू हाई इनकम मार्केट वेयर इट एंजॉयज अ मर्चेंडाइज ट्रेड सरप्लस। यानी कि इस लाइन में बताया जाता है कि हालांकि ऑल्दो इंडिया के साथ हमारा जो बिजनेस है, यूके के साथ हमारा जो बिजनेस है वो अभी भी बहुत ही बड़ा नहीं है। इंडिया जितना भी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स करता है, यानी कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स यानी कि फिजिकली दिखने वाला जो सामान है, जैसे कि कपड़े हैं, दवाइयाँ हैं या फिर गाड़ियाँ जो दूसरे देश में बेची जाती है, वो जो सर्विसेज है यानी कि सॉफ्टवेयर आईटी को छोड़कर ये जो सारी चीज़ें होती है ना, जैसे कि कपड़े, दवाइयाँ जो फिजिकली दिखती है, तो जो इंडिया मतलब कि मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स करता है उसका जो 3% हिस्सा है वही यूके जाता है। ओके, उतना जो 3% हिस्सा है वो यूके जाता है और इंडिया जितना सामान बाहर से मंगवाता है यानी कि इम्पोर्ट करता है, बाहर से जो खरीदा हुआ इंडिया में आने वाला जो सामान है उसका हिस्सा कितना है, 1% है यूके से। लेकिन इसके बावजूद ये जो यूके का
पैक्ट है, ये जो यूके की डील है, ये इंडिया के लिए जो है वो हाई इनकम मार्केट में रास्ता और ज़्यादा बड़ा कर सकती है। हाई इनकम मार्केट यानी कि ऐसा अमीर देश या फिर ऐसा बाजार जहाँ के लोगों के पास खर्च करने के लिए अच्छा पैसा होता है और वो महंगा सामान भी आसानी से खरीद सकते हैं। तो इंडिया के लिए जो है वो हाई इनकम मार्केट में रास्ता और ज़्यादा बड़ा कर सकती है ये जो यूके की डील है वो। सबसे अच्छी बात यह है कि इस मार्केट में इंडिया पहले से ही एक मर्चेंडाइज ट्रेड सरप्लस इंजॉय करता है। मर्चेंडाइज ट्रेड सरप्लस यानी कि व्यापार में मुनाफा या फिर फ़ायदा। इसका मतलब जब हम किसी देश को सामान ज़्यादा बेचते हैं और वहाँ से खरीदते कम है तो हम जो है वो मुनाफे में रहते हैं, तो उसे जो है वो मर्चेंडाइज ट्रेड सरप्लस कहा जाता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो यूके अभी हमारे टोटल बिजनेस का बहुत ही छोटा हिस्सा है। सिर्फ 3% जो है वो बेचता है और 1% खरीदता है। लेकिन फिर भी ये जो डील है वो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि यूके एक अमीर देश है जहाँ पर लोग अच्छे पैसे मतलब कि खर्च कर सकते हैं। और सबसे मज़ेदार बात तो ये है कि यूके के साथ बिजनेस में इंडिया का फ़ायदा पहले से ही चल रहा है, यानी कि हम उन्हें बेचते ज़्यादा है और ख़रीदते कम है, इसलिए इस डील से हमारा मुनाफा और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया गया है। आगे क्या बताया जाता है, However, this advantage could narrow if imports of the UK's relatively price inelastic exports, such as luxury vehicles, grow faster than India's largely labor-intensive price-sensitive exports। यानी कि इस लाइन में एक मतलब कि आने वाले खतरे या फिर चैलेंज के बारे में बात हो रही है। एडिटोरियल यहाँ पर कहता है कि हालांकि अभी हम मुनाफे में हैं, हाउएवर लेकिन फिर भी हमारा ये जो एडवांटेज है यानी कि फ़ायदा, ये जो मुनाफा जो हम यूके के साथ बिजनेस में हमें मतलब कि मिल रहा है वो आगे चलकर नैरो यानी कि कम हो सकता है, छोटा हो सकता है। और ऐसा तब होगा जब यूके से आने वाला जो सामान है वो हमारे सामान से ज़्यादा तेज़ी से इंडिया में बिकने लगे। यानी कि एडिटोरियल ने दोनों देशों के सामान को अलग अलग कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी क्या है, यूकेज रिलेटिवली प्राइस इनएलास्टिक एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनकी कीमत अगर थोड़ी सी बढ़ भी जाए या फिर घट भी जाए तो उनकी डिमांड पर कोई भी बड़ा असर नहीं पड़ता, जैसे कि लग्जरी व्हीकल्स यानी कि महंगी गाड़ियाँ या फिर ब्रांड न्यू टेक, जैसे कि अमीर लोग जो है वो कीमत बढ़ने पर भी खरीद लेते हैं क्योंकि उनको जो है वो पैसों से फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि मतलब कि अगर किसी चीज़ में जो है वो उसका पैसा बढ़ गया तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ये लाइफ नेसेसिटी वाली चीज़ नहीं है। ये कोई खरीदना चाहता है तो वो खरीदेगा ही, पैसे को नहीं देखेगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पर जो है वो पैसों का असर नहीं पड़ेगा, दाम बढ़ने का असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी कैटेगरी आती है इंडियाज़ लार्जली लेबर इंटेंसिव प्राइस सेंसिटिव एक्सपोर्ट्स। इसका मतलब होता है लेबर इंटेंसिव यानी कि जिसमें बहुत सारे मजदूरों और लोगों की मेहनत लगती है, जैसे कि कपड़ा या फिर जो हैंडीक्राफ्ट होता है। और प्राइस सेंसिटिव यानी क्या होता है, प्राइस सेंसिटिव ऐसी चीज़ें जिनकी डिमांड कीमत के थोड़े से बढ़ने पर भी बहुत ही कम हो जाती है। यानी कि बाजार में अगर थोड़ा भी मतलब कि रेट बढ़ता है तो लोग उसे खरीदना छोड़ देते हैं। इस तरीके से हमें जो है वो यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये दो तरीके से जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में बांटी गई है। एक कैटेगरी क्या है कि जहाँ पर जो है वो किसी चीज़ का अगर दाम बढ़ भी रहा है तो फिर भी जो है वो लोग मतलब कि खरीदने से नहीं रुक रहे हैं। और दूसरी चीज़ में यहाँ पर क्या बताया गया है कि इंडिया की ऐसी लेबर इंटेंसिव चीज़ें होती है या फिर कुछ प्राइस सेंसिटिव चीज़ें भी ऐसी है जो मतलब कि जिनका अगर पैसा बढ़ जाता है, दाम बढ़ जाता है तो लोग खरीदना छोड़ देते हैं। यानी कि यूके के साथ जो हमारा मुनाफे का जो सौदा चल रहा है वो आगे चलकर कम हो सकता है, इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है। वजह यह है कि यूके जो सामान इंडिया को बेचता है, जैसे कि महंगी लग्जरी गाड़ियाँ, उनकी कीमत अगर थोड़ी भी बढ़ जाए तो अमीर लोग जो है वो उन्हें खरीदना बंद नहीं करते। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यूके को जो है वो इंडिया को जो है वो यूके से हमेशा एक्सपोर्ट करता रहना पड़ेगा अमीर लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए। लेकिन इंडिया जो सामान यूके को बेचता है, जैसे कि कपड़े या फिर जूते हैं जिसमें बहुत सारे मजदूर लगे होते हैं, ठीक है, तो उनकी कीमत अगर थोड़ी सी भी बढ़ जाती है तो वहाँ के लोग उसे खरीदना छोड़ देंगे क्योंकि उनके पास ऑल्टरनेटिव है, वो वहाँ की चीज़ें खरीदेंगे। हमारी चीज़ महंगी क्यों खरीदेंगे, वो तो नहीं खरीदेंगे। ठीक है, तो अगर यूके का महंगा सामान इंडिया से ज़्यादा तेज़ी से बिकने लगा तो हमारा फ़ायदा क्या होगा, घट जाएगा, हम नुकसान में चले जाएंगे। इस तरीके से बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आगे बताया जाता है द डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन बेनिफिट्स इंडियन आईटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स बट इट्स इकोनॉमी वाइड बेनिफिट्स में रिमेन मॉडेस्ट। यानी कि इस लाइन में बताया गया है कि डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन से इंडिया की जो आईटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स हैं उनको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन यानी कि इसका क्या मतलब होता है, एक ऐसा समझौता या फिर एक ऐसा नियम जिसके तहत जब एक देश का एम्प्लॉय दूसरे देश में मतलब कि टेम्पररी काम के लिए जाता है तो उसे जो है वो दोनों देश में एक साथ सोशल सिक्योरिटी या फिर पेंशन फंड में टैक्स नहीं भरना पड़ता। इससे क्या होता है, डबल टैक्स का बहुत ही बड़ा मतलब कि खर्चा बच जाता है। तो इसे कहते हैं डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन। इससे क्या है कि इंडिया की जो आईटी और प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म्स है, यानी कि
जैसे कि सॉफ्टवेयर कंसल्टिंग या फिर जो टेक्निकल कंसल्टेंसी देने वाली जो बड़ी कंपनीज है उनको जो है वो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, यानी कि उनको तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ ही एक सच्चाई ये भी बताई गई है कि हालांकि इन कंपनीज को फ़ायदा होगा, बट लेकिन इस डील के जो इस डील के जो इकोनॉमी वाइड बेनिफिट्स हैं वो शायद थोड़े कम ही रहेंगे, मॉडेस्ट रहेंगे। इकोनॉमी वाइड बेनिफिट्स यानी कि पूरी इकोनॉमी यानी पूरे देश का जो हर सेक्टर को मिलाकर जो बड़ा फ़ायदा होता है वो शायद जो है वो हमारे लिए थोड़े मॉडेस्ट यानी कि बहुत ही मामूली या फिर छोटे या फिर लिमिटेड रह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया था कि इस डबल टैक्स बचाने वाले नियम से इंडिया की जो बड़ी बड़ी आईटीज और जो मतलब कि कंसल्टिंग कंपनीज है उनको तो बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो टेम्पररी काम के लिए यूके जाते हैं और उनका डबल टैक्स जो है वो बच जाएगा। लेकिन अगर हम पूरे देश के हिसाब से देखें तो इसका असर सिर्फ इस सेक्टर तक ही लिमिटेड रहेगा। बाकी जो सेक्टर्स है जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग या फिर जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स है उन्हें इस स्पेसिफिक नियम का कोई बहुत ही बड़ा फ़ायदा या फिर क्रांतिकारी फ़ायदा नहीं मिलने वाला। इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब इसी के साथ आगे बताया जाता है द पैक्ट ऑल्सो फेस्ड अ हर्डल ओवर द यूकेज स्टील सेफगार्ड कोटास बिफोर इम्प्लीमेंटेशन अंडरलाइनिंग हाउ नॉन टैरिफ मेजर्स कैन डाइल्यूट मार्केट एक्सेस। यानी कि इस लाइन में बताया जा रहा है कि इस डील को ज़मीन पर उतारने से पहले बिफोर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, इसके सामने एक और बड़ा हर्डल यानी कि रुकावट आ गया था। ठीक है, और ये रुकावट थी यूके की स्टील सेफगार्ड कोटास। यानी कि इसका मतलब क्या है, एक तरीके की सरकारी लिमिट या फिर मतलब कि रिस्ट्रिक्शन, जहाँ पर सरकार एक फिक्स क्वांटिटी तय कर देती है कि किस लिमिट से ज़्यादा स्टील बाहर के देशों से नहीं मंगवाया जाएगा, ताकि उनके जो है वो अपने देश के मतलब कि स्टील कंपनीज को नुकसान ना हो। तो एडिटोरियल कहता है कि जो पूरा मामला है वो एक बात को बिल्कुल साफ कर देता है, अंडरलाइन कर देता है कि किस तरीके से नॉन टैरिफ मेजर्स को, यानी कि किसी भी डील से मिलने वाले जो मार्केट टैक्सेस हैं उनको बिल्कुल डाइल्यूट कर सकते हैं। नॉन टैरिफ मेजर्स यानी कि बिना टैक्स वाले सरकारी नियम या फिर जो पाबंदियां होती है जिसे कोटा सिस्टम या फिर जो स्ट्रिक्ट क्वालिटी रूल्स है वो ये मतलब कि नॉन टैरिफ मेजर्स है, ये किसी भी डील से मिलने वाले जो मार्केट टैक्सेस है, यानी कि किसी दूसरे देश से बाजार में आसानी से जो सामान बेचने की आज़ादी या फिर मौका है उसको डाइल्यूट कर सकती है, कमज़ोर यानी कि फीका कर सकते हैं। इस तरीके से बताया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है इस पूरी लाइन में कि डील पर साइन होने से पहले ही एक नई मुसीबत आ गई जब यूके ने स्टील इंपोर्ट पर एक लिमिट कोटा लगा दी। ठीक है, यानी कि ताकि इंडिया का जो सस्ता स्टील है उनके बाजार में ज़्यादा ना बिक सके। और ये घटना हमें ये सिखाती है कि भले ही कोई देश टैक्स जीरो कर दे, टैरिफ पूरी तरीके से हटा दे, लेकिन अगर वो ऐसे अलग से कानून या फिर कोटा लगा देता है तो हमारे देश के व्यापारियों को जो खुला बाजार मिलने वाला था उस मौके का जो पूरा मजा है या फिर जो फायदा है वो तो खत्म ही हो गया। इस तरीके से यहाँ पर हमें समझाया। अब दोस्तों आखिरी एक हमारी लाइन कहती है इंडियाज कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स कुड फेस चैलेंजेस एज क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड रेगुलेशंस बिकम मोर स्ट्रिंजेंट अल्टीमेटली सेटाज सक्सेस लाइज इन टर्निंग मार्केट एक्सेस इनटू मार्केट शेयर। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि आने वाले समय में इंडिया के कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स के सामने जो है वो बड़ी चुनौतियाँ यानी कि चैलेंजेस आ सकते हैं। कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स यानी कि ऐसा सामान जिनको बनाने में बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, जैसे कि स्टील है, सीमेंट है या फिर जो केमिकल्स है, इनकी जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ चलती है तो इनमें से जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैमाने में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है। तो आने वाले समय में इंडिया में जो है वो ऐसी जो कंपनीज है जो बहुत ज़्यादा मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि रिलीज़ करती है, तो ऐसे जो इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स हैं उनके सामने बड़ी चुनौतियाँ यानी कि चैलेंजेस आ सकते हैं। और इसका कारण ये है कि दुनिया भर में क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड रेगुलेशंस जो है वो मतलब कि अब बहुत ही तेज़ी से स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं। क्लाइमेट रिलेटेड ट्रेड रेगुलेशंस यानी कि पर्यावरण और मौसम को बचाने के लिए बनाए गए बिजनेस के नियम, जैसे कि कार्बन टैक्स लगाना। ठीक है, तो सरकार क्या कर रही है कि मतलब कि ट्रेड तो चला रही है, ठीक है, बिजनेस तो चल रहा है, लेकिन ये जो है वो सीमित कर दिया गया है कि आप जो है वो अब ज़्यादा पोल्यूशन में मतलब कि ज़्यादा पोल्यूशन करके या फिर नेचर को यानी कि इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाकर जो है वो बिजनेस नहीं कर सकते। यानी कि इस तरीके से बिजनेस में जो है वो नियम बनाए जा चुके हैं। और ये जो नियम है वो कैसे हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होते जा रहे हैं, यानी कि सख्त होते जा रहे हैं, कड़क होते जा रहे हैं। ठीक है, और एडिटोरियल का जो आखिरी कंक्लूजन है वो ये है कि अल्टीमेटली यानी कि अंत में इस सेटा डील की असली कामयाबी सक्सेस सिर्फ एक ही बात पर टिकी है, लाए करती है यानी कि निर्भर करती है, और वो बात ये है कि मार्केट एक्सेस को मार्केट शेयर में बदलना पड़ेगा, यानी कि टर्निंग। ठीक है, यानी कि मार्केट एक्सेस का मतलब क्या होता है,
समझौते के तहत किसी दूसरे देश के बाजार में सामान बेचने की जो लीगल आज़ादी है या फिर जो परमिशन का जो मिलना है, उसको हमें किस में बदलना होगा? मार्केट शेयर में बदलना होगा। यानी कि उस देश के बाजार के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेना या फिर वहाँ पर अपना सामान सच में मतलब कि बेच कर दिखाना। इस चीज़ में हमें जो है वो बदल कर दिखाना होगा। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि आने वाले दिनों में इंडिया के उन बिजनेसेस के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है जो सामान बनाते वक्त ज़्यादा पॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि यूके और यूरोप जैसे जो देश है वो इन्वायरमेंट को लेकर जो है वो बहुत ही सख्त है। उनको लेकर जो है वो नए और सख्त कानून बना रहे हैं। पूरे एडिटोरियल का निचोड़ समरी यानी कि ये है कि इस डील के होने से हमें जो है वो यूके के बाजार का रास्ता तो मिल गया, मार्केट एक्सेस तो मिल गया, लेकिन असली जीत हमारी तभी होगी जब हमारी कंपनीज वहाँ के लोगों को सच में अपना सामान बेचकर बराबर यानी कि बाजार के साथ जो है वो एक बड़ा हिस्सा मतलब कि बाजार के एक बड़े हिस्से पर जो है वो कब्जा कर लेगी, मार्केट शेयर अपना बना लेगी। सिर्फ रास्ता खुलने से फ़ायदा नहीं होता है, उस पर रास्ते पर जो है वो चलना, ओके, मतलब कि चलकर मतलब कि दुकान लगानी पड़ेगी हमें, ताकि हम जो है वो हमारा सामान बेच कर दिखा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें जो है वो इस पूरे एडिटोरियल में हमें समझाया गया था। अब दोस्तों यहाँ तक तो हमने जो है वो हमारे एडिटोरियल को डिस्कस कर लिया। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस एडिटोरियल के क्विजेस को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि अब हम जो है वो कुछ क्वेश्चन आंसर्स यानी कि क्विजेस लगाएंगे। तो सबसे हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो आता है टोन ऑफ द पैसेज से रिलेटेड, यानी कि ऑथर का जो है वो टोन कैसा था थ्रू आउट द पैसेज। हमारे पास 5 ऑप्शंस है। ऑप्टिमिस्टिक था, क्रिटिकल था, बैलेंस या फिर एनालिटिकल था, इमोशनल था या फिर सेलिब्रेटरी था। यानी कि सबसे पहला ऑप्शन क्या है? ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का क्या मतलब होता है कि बहुत ही पॉजिटिव था क्या, यानी कि ये पैसे सिर्फ बेनिफिट्स की बात नहीं करता दोस्तों, इसमें अपॉर्चुनिटीज़ भी बताई गई थी, चैलेंजेस भी बताए गए थे, इसलिए पूरे मतलब कि पैसेज में जो है वो ऑप्टिमिस्टिक टोन तो नहीं था, ठीक है। यानी कि बार बार जो है वो चेंजेस हमें देखने के लिए मिले थे, तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। दूसरा हमारा ऑप्शन कहता है कि ये टोन जो है वो क्रिटिकल था, यानी कि सिर्फ क्रिटिसिज्म करने वाला था। तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि ऑथर गवर्नमेंट या फिर सीटा की सिर्फ बुराई तो नहीं कर रहा था, जहाँ प्रॉब्लम्स थी उनको भी पॉइंट आउट किया गया, जहाँ पर बेनिफिट्स है उनको भी इक्वली एक्सप्लेन किया गया। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है वो मतलब कि हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन आता है बैलेंस्ड एंड एनालिटिकल। यानी कि बैलेंस्ड और एनालिटिकल का क्या मतलब है कि कोई चीज़ मतलब कि अच्छे से बैलेंस की गई थी, उसका जो है वो मतलब कि उसके अच्छे से मतलब कि स्टडी की गई थी, एनालिसिस किया गया तो इसे हम जो है वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि ऑथर जो है वो फैक्ट, कंपैरिजंस और फ्यूचर इंप्लीकेशंस भी डिस्कस करता है। ना एग्रीमेंट का ओवर प्रेस किया गया था और ना ही किसी चीज़ को कम्प्लीटली रिजेक्ट किया गया था, ठीक है। तो ये वर्ड जो है वो एनालिटिकल टोन को मतलब कि शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स यूज़ हुए थे हमारे पैराग्राफ में, एक्सपेक्टेड, हाउएवर, अनलेस, कुड, अल्टीमेटली। तो उस तरीके से हम समझ सकते हैं कि इस मतलब कि इसका जो टोन है वो बैलेंस्ड और एनालिटिकल था, इसे हम जो है वो कंसिडर करके चलते हैं। चौथा हमारा ऑप्शन आता है कि क्या ये पैसेज इमोशनल था। तो ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि पैसेज में इमोशंस या फिर पर्सनल ओपिनियंस नहीं थे, डेटा और एनालिसिस था। पांचवा हमारा है सेलिब्रेटरी। ये भी रॉन्ग हो जाता है। अगर ऑथर सिर्फ अचीवमेंट सेलिब्रेट करता है या फिर ओपिनियन सही, तो ये जो ओपिनियन है वो सही होता है, क्योंकि ऑथर ने जो है वो अचीवमेंट को सेलिब्रेट नहीं किया, ठीक है, किसी चीज़ का जश्न नहीं मनाया जा रहा था, लेकिन ऑथर जो है वो बार बार लिमिटेशंस भी बता रहे थे। तो ये चीज़ हमें जो है वो ध्यान रखते हुए चलनी है। तो इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है बैलेंस्ड एंड एनालिटिकल, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें जो है वो चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया गया था, बैलेंस तरीके से डिस्कस किया गया था। कहीं पर अगर मतलब कि किसी चीज़ का अगर क्रिटिसाइज किया गया है तो कहीं पर किसी चीज़ को प्रेज भी किया गया है, हमारे लिए फ़ायदे और नुकसान दोनों ही बताए गए हैं। तो इस चीज़ को समझते हुए हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो मतलब कि करेक्ट हो जाता है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन ये आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द इंडिया यूके सेटा इज कंसिडर्ड अ मोर मैच्योर ट्रेड एग्रीमेंट दैन इंडियाज अर्लियर एफटीएज, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। यानी कि इंडिया यूके सेटा को इंडिया के पहले वाला जो एफटीआई से ज़्यादा मैच्योर अप्रोच क्यों माना गया है। इसके बाद इसलिए हमारे पास जो है वो मतलब कि 5 ऑप्शंस हैं, इनको हम जो है वो मतलब कि पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑप्शन कहता है इट कम्प्लीटली रिमूव्स टैरिफ्स ऑन ऑल इम्पोर्ट्स फ्रॉम द यूके, यानी कि क्योंकि इसने यूके की हर इम्पोर्ट पर टैरिफ जो है वो हटा दिया है। तो ये हमारा मतलब कि रॉन्ग है, क्योंकि पैसेज में कहीं भी नहीं लिखा है कि हर इम्पोर्ट पर टैरिफ रिमूव हुआ है। ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है, बल्कि बात तो सिर्फ इंडिया और यूके की हो रही थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो है जो हमारा मतलब कि रॉन्ग ऑप्शन। दूसरा हमारा आता है क्योंकि इसने जो है वो लिबरलाइजेशन और डोमेस्टिक कंसर्न्स के बीच बैलेंस बनाया, यानी कि इट बैलेंसेस ट्रेड एंड लिबरलाइजेशन विद डोमेस्टिक कंसर्न्स। तो इसे हम जो है वो मतलब कि कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि पैसेज की ओपनिंग लाइन ही इसी आइडिया पर बेस्ड है। इंडिया ने जो है वो इस बार फ्री ट्रेड के साथ साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ की प्रोटेक्शन का भी ध्यान रखा है, तो इसलिए हम जो है वो इसे कंसिडर कर सकते हैं। तीसरा हमारा आता है ऑप्शन
इट डिस्करेजेस इंडियाज इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन्स, यानी कि क्योंकि ये इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन से दूर रखता है, बल्कि ये रॉन्ग है। पैसेज क्लियरली बोलता है कि सेटा इंडिया को ग्लोबल वैल्यू चेन्स में और ज़्यादा इंटीग्रेट करेगा और ज़्यादा जोड़ेगा, ठीक है, उसका एक हिस्सा बनाएगा। चौथा हमारा आएगा, इट मेनली फोकसेज ऑन इंक्रीजिंग इम्पोर्ट्स फ्रॉम द यूके, मतलब कि क्योंकि इसका मेन एम क्या है कि यूके से इम्पोर्ट बढ़ाना है। तो कैसा है, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि एग्रीमेंट का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एग्रीमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो एक्सपोर्ट्स और मार्केट एक्सेस इंप्रूव करना है, इम्पोर्ट्स बढ़ाना नहीं है। और लास्ट हमारा ऑप्शन आता है कि इट रिप्लेसेस ऑल प्रीवियस एफटीए साइंड बाय इंडिया, यानी कि क्योंकि इंडिया के सारे पुराने जो एफटीएज हैं, यानी कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उनको रिप्लेस करता है। तो ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है, क्योंकि पैसेज में कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है कि पुराने एफटीएज को रिप्लेस किया गया है या फिर मतलब कि वो एफटीएज रिप्लेस हो रहे हैं। तो इन सारे ऑप्शंस को ध्यान में रखते हुए हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, क्योंकि पैसेज की ओपनिंग लाइन ही मतलब कि इसी पे बेस्ड है कि इट बैलेंसेस ट्रेड एंड लिबरलाइजेशन विद डोमेस्टिक कंसर्न्स। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज लाइकली टू बी द बिगेस्ट चैलेंज फॉर एमएसएमईज इन यूटिलाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ सेटा। तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑप्शन है, यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि पैसेज के अकॉर्डिंग एमएसएमईज के लिए सेटा का बेनिफिट लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होगी। तो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन हमारा क्या आता है, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ये दोस्तों यहाँ पर तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में तो पैसेज में कहीं पर डिस्कशन ही नहीं किया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं हम। दूसरा आता है लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, यानी कि स्किल्ड लेबर की कमी होना, यानी कि स्किल शॉर्टेज का भी जो है वो कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया था, तो ये भी हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। तीसरा हमारा आता है कंप्लायंस विद स्ट्रिंजेंट यूके स्टैंडर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन और यूके के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना। ये जो ऑप्शन है वो हम मतलब कि कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि पैसेज में जो है वो क्लियरली लिखा है कि डॉक्यूमेंटेशन कैपेसिटी कम है, कंप्लायंस डिफिकल्ट है, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी या फिर जो टेक्निकल या फिर सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स जो है वो बड़ा चैलेंज है हमारे इंडिया के जो छोटे मोटे वर्कर्स हैं उनके लिए। तो ऑथर खुद बोलते हैं कि टैरिफ से भी बड़ा हर्डल हो सकता है। तो यही जो है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है सेटा का बेनिफिट लेने के लिए हमारे इंडिया में बेसिकली, क्योंकि जो छोटे बिजनेसमैन है वो ये सारी चीज़ें जो है वो फॉलो नहीं कर सकते हैं, या फिर इतनी अवेयरनेस भी नहीं है, इस चीज़ को जो है वो ध्यान में रखा गया था। ठीक है, तो इसे हम कंसिडर करेंगे। अगला हमारा ऑप्शन आता है रॉ मटेरियल की शॉर्टेज है, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, रॉ मटेरियल इशू कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। पांचवा हमारा आता है हाई डोमेस्टिक टैक्सेस है, तो डोमेस्टिक टैक्सेशन की जो बात है वो पैसेज में थी ही नहीं कहीं पर। तो ये सारे ऑप्शंस जो है वो एलिमिनेट करने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन और यूके के स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करना हमारे इंडिया के लिए बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो मतलब कि सही है, करेक्ट है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज रिगार्डिंग इंडियाज प्रीवियस एफटीएज, यानी कि इंडिया के जो पहले के जो एफटीएज यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पैसेज में से क्या इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है, यानी कि कौन सी बात इनडायरेक्टली हमें बोली गई है। हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है कि दे वर फुल्ली यूटिलाइज बाय इंडियन एक्सपोर्टर्स, यानी कि इंडिया एक्सपोर्टर्स ने जो है वो उनका फुल बेनिफिट उठाया, बल्कि ये रॉन्ग है, क्योंकि पैसेज तो उल्टा बोल रहा है, अपोजिट बोल रहा है। इंडिया ने जो है वो कई एफटीएज को अंडर यूटिलाइज किया है, ठीक है, यानी कि उनका पूरी तरीके से इंडिया फायदा नहीं उठा पाया है। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है दे ऑलवेज रिजल्टेड इन ट्रेड सरप्लसेस, यानी कि इसका क्या मतलब है कि हर एफटीए में इंडिया को ट्रेड सरप्लस मिला, यानी कि एशियन के केसेस में जो है वो मतलब कि यहाँ पर तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि एशियन के केसेस में ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ था। ठीक है, इस तरीके से। तीसरा हमारा ऑप्शन आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कंप्लायंस इश्यूज रिड्यूस देयर इफेक्टिवनेस, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस इश्यूज ने उनकी इफेक्टिवनेस कम कर दी। तो इसे हम करेक्ट मान सकते हैं कि पैसेज के जो सेकंड पैराग्राफ में है डायरेक्टली लिखा हुआ है कि लो अवेयरनेस, हाई कंप्लायंस कॉस्ट, कम्बरसम एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब जो है वो रीजन है एफटीएस की पुअर यूटिलाइजेशन के लिए। चौथा हमारा ऑप्शन आता है दे फोकस्ड ओनली ऑन सर्विसेज ट्रेड, इसका क्या मतलब है कि उन्होंने जो है वो सिर्फ सर्विसेज ट्रेड पर ही मतलब कि फोकस किया था, वो सिर्फ सर्विसेज ट्रेड पर बेस थे। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया था। और पांचवा हमारा ऑप्शन है दे कम्प्लीटली फेल टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, तो ऐसा भी नहीं था। ठीक है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि कम्प्लीटली फेल्ड जो है वो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, पैसेज सिर्फ अंडर यूटिलाइजेशन की बात करता है, कम्प्लीटली फेल्ड ऐसा तो कुछ मतलब की बात नहीं की गई थी। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्लायंस इश्यूज ने उनकी इफेक्टिवनेस को कम कर दिया। तो ये बात जो है वो हमारे पैसेज से हमें जो है वो इनडायरेक्टली पता चलती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारा एक आखिरी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू
वुड मोस्ट स्ट्रेंथन द सक्सेस ऑफ सेटा अकॉर्डिंग टू द पैसेज, यानी कि पैसेज के हिसाब से कौन सी सिचुएशन सेटा की सक्सेस को सबसे ज़्यादा मजबूत करेगी, स्ट्रेंथन करेगी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है MSMEs रिसीव कंप्लायंस सपोर्ट एंड रेगुलेटरी प्रोसीजर्स बिकम ईजियर, यानी कि MSMEs को कंप्लायंस सपोर्ट मिले और जो रेगुलेटरी प्रोसेस है वो भी ईजी हो जाए। तो ये हम चाहे वो कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली ऑथर इसी बात पर फोकस करते हैं कि सिर्फ एग्रीमेंट साइन करना इनफ नहीं है, इंप्लीमेंटेशन और कंप्लायंस सपोर्ट इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। दूसरा हमारा ऑप्शन आता है इंडिया इंक्रीजेस टैरिफ्स ऑन ऑल इंपोर्ट्स, यानी कि इंडिया ने सभी इंपोर्ट पर जो है वो टैरिफ बढ़ा दिया है। तो ये रॉन्ग है, क्योंकि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पर मतलब कि हम तो बात कर रहे थे कि यूके और इंडिया के बीच में जो है वो एग्रीमेंट कैसा हो गया है कि टैरिफ के बिना हो गया है, फ्री टैरिफ हो गया है, यानी कि उनके बीच में तो है जो है मतलब कि अब कोई टैक्सेस कोई ड्यूटी नहीं रहेगी। तीसरा आएगा था यूके रिड्यूसेस इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया, यानी कि इन यूके जो है वो इंडिया से इंपोर्ट जो है वो कम कर दे इस तरीके से। तो इंपोर्ट्स कम होने का मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम होना भी हो सकता है। ये सक्सेस को क्या करेगा, स्ट्रेंथन नहीं करेगा बल्कि वीक कर देगा, तो ये भी हम कंसिडर नहीं कर सकते। चौथा हमारा आता है कि लग्जरी व्हीकल इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो पैसेज बोलता है कि लग्जरी इंपोर्ट्स बढ़ने से ज़्यादा सरप्लस नैरो हो सकता है, क्योंकि वहाँ से चीज़ें ज़्यादा आएगी, यहाँ के लोग जो है वो खरीदना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ के जो लग्जरी व्हीकल्स हैं उनका ऐसा नहीं है कि भाई मतलब कि उनके अगर प्राइसेस बढ़ गए हैं तो लोगों ने जो है वो खरीदना बंद कर दिया, क्योंकि वो हमारी नेसेसिटी नहीं है। वो जो लोग खरीदना चाहेंगे वो उसे खरीदेंगे चाहे कितने भी पैसे बढ़ा दो। तो ये भी हमारा जो ऑप्शन है वो मतलब कि एलिमिनेट हो जाएगा। और पांचवा हमारा ऑप्शन आता है क्लाइमेट रेगुलेशंस और ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाए। ऑथर बोलता है कि स्ट्रिक्टर क्लाइमेट रूल्स कार्बन इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स के लिए चैलेंजेस बनेंगे, ना कि ये बोला गया है कि हो जाए। ठीक है, तो ये सारे हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। और इन सारे ऑप्शंस को डिस्कस करने के बाद हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है कि MSMEs को कंप्लायंस सपोर्ट मिले और रेगुलेटरी प्रोसेस ईजी हो जाए, तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा हमारा मतलब कि इस तरीके से हमने जो है वो एडिटोरियल में जो आने वाले क्विजेज है उनको मतलब कि हमने समझा है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ चुके हैं। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और आज के इस एडिटोरियल से यानी कि आज के इन पैसेजेस से हमारे जो भी मतलब कि कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब के जो वर्ड्स निकलते हैं, यानी कि आपके बैंक एग्जाम्स के लिए या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उन्हें भी हम जो है वो एक बार डिटेल में एक्सप्लेन कर लेंगे, यानी कि समझ लेंगे, ताकि आपको एक बार जो है वो रिविजन मिल जाए कि हमने जो है वो आज के वीडियो में कौन कौन से वर्ड्स पढ़े हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला वर्ड हमने पढ़ा था फ्रैगमेंटेड। फ्रैगमेंटेड का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो ये हमारे पास एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है, फ्रैगमेंटेड का मतलब होता है एक साथ यूनाइटेड या फिर कनेक्टेड ना होना, बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों में यानी कि पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाना, उसे हम फ्रैगमेंटेड कहते हैं। यानी कि अगर कोई सिस्टम पहले एक था और बाद में अलग अलग ग्रुप में या फिर सेक्शन में बांट दिया गया, तो उस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, फ्रैगमेंटेड बोलेंगे। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में फ्रैगमेंटेड का मतलब होता है बिखरा हुआ, डिवाइडेड, अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ, उसे हम कहेंगे फ्रैगमेंटेड। दूसरा हमारा वर्ड आता है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट द्वारा बिजनेस, ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर इकोनॉमी पर लगे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस को कम कर देना या फिर रिमूव कर देना, ताकि लोग और कंपनी ज़्यादा फ्रीडम के साथ काम कर सके। इसका मेन पर्पस इकोनॉमी को ओपन बनाना होता है। सिंपल वर्ड्स में रिस्ट्रिक्शन का कम कर देना, कंपटीशन बढ़ाना, बिजनेस को फ्रीडम देना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को जो है वो अलाउ करना, तो इन सबको हम लिबरलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि मतलब कि सिंपल लाइन में आपको याद रखने के लिए बता देती हूँ कि गवर्नमेंट कंट्रोल कम करना प्लस बिजनेस फ्रीडम ज़्यादा इक्वल्स टू लिबरलाइजेशन। इस तरीके से आप जो है वो समझ पाओगे। तीसरा हमारा वर्ड था सेंसिटिविटीज़। सेंसिटिविटीज़ नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है कि ऐसे इश्यूज, सेक्टर्स या फिर टॉपिक जिन्हें बहुत ही केयरफुली हैंडल करना पड़ता है, क्योंकि उन पर लिया गया डिसीजन बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। गवर्नमेंट के कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या होता है कि कुछ सेक्टर्स पॉलिटिकली या फिर इकोनॉमिकली इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उनके अगेंस्ट डिसीजन लेना जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो डेलिकेट या फिर इंपॉर्टेंट मैटर्स जहाँ पर एक्स्ट्रा कॉशन की ज़रूरत हो, उसे हम सेंसिटिविटीज़ कहते हैं। यानी कि सेंसिटिविटीज़ मतलब कि बहुत ही कोई ध्यान देने लायक चीज़, ठीक है, उसे हम कहेंगे सेंसिटिविटीज़। अगला हमारा वर्ड आता है कॉम्पिटिटिवनेस। कॉम्पिटिटिवनेस ये नाउन है, जिसका मतलब होता है कि दूसरों के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म करने और मार्केट में सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी, क्षमता होना। अगर कोई कंपनी, कोई इंडस्ट्री या फिर कोई मतलब कि कंट्री अच्छी क्वालिटी, कम प्राइस या फिर बेटर सर्विसेज देकर दूसरों को कंपटीशन दे सकती है, तो उसकी कॉम्पिटिटिवनेस कैसी होगी, हाई होगी। ठीक है, यानी कि सिंपल वर्ड्स में कंपटीशन करने की कैपेसिटी, मार्केट में टिकने की कैपेसिटी, दूसरों से बेटर परफॉर्म करने की जो पावर होती है, उसे हम कॉम्पिटिटिवनेस कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट ये हमारे पास वर्ब है, जिसका मतलब होता है कि अलग अलग चीज़ों को एक साथ जोड़ना या फिर किसी बड़े सिस्टम का हिस्सा बना देना, उसे हम जो है वो इंटीग्रेट कहते हैं। ठीक है, ये जो है वो लोगों के लिए, कंपनीज़ के लिए, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी या फिर कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में इंटीग्रेट का क्या मतलब होता है, कनेक्ट करना, मर्ज करना, किसी सिस्टम का पार्ट बनाना, तो उसे हम कहते हैं इंटीग्रेट करना।
अगला हमारा वर्ड आता है कंप्लायंस। कंप्लायंस नाउन है जिसका मतलब होता है रूल्स, लॉज, रेगुलेशंस, पॉलिसीज या फिर स्टैंडर्ड को एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो करना जैसे कि रिक्वायर्ड है। यानी कि इसका मतलब सिर्फ मानना नहीं होता बल्कि ऑफिशियली सारे रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करना भी होता है, जैसे कि रूल्स को फॉलो करना, लीगल रिक्वायरमेंट्स को मानना, स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करना, तो उसे हम जो है वो कंप्लायंस कहते हैं। इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट ये एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है बहुत ही सख्त, बहुत ही स्ट्रिक्ट, जहाँ पर रूल्स को तोड़ने की बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। यानी कि ऐसे रूल्स जिन्हें फॉलो करना कंपलसरी और छोटी सी मिस्टेक पर भी एक्शन हो सकता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिंजेंट कहेंगे। यानी कि जो चीज़ बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ही टफ होती है, उसे स्ट्रिंजेंट कहा जाता है। इसके बाद अगला वर्ड आता है सैनिटरी। सैनिटरी क्या है, तो एग्जेक्टिव है, इसका मतलब होता है हेल्थ या फिर हाइजीन या फिर क्लीनलीनेस, साफ सफाई से जुड़ी हुई मतलब कि जुड़ा हुआ ये एक शब्द है, उसे सैनिटरी कहते हैं। ये जो वर्ड है वो स्पेशली फूड प्रोडक्ट के लिए, हॉस्पिटल के लिए, फैक्ट्रीज के लिए, पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ हो सकता है। यानी कि साफ सफाई और हेल्थ स्टैंडर्ड्स के संबंधित हम क्या यूज़ करेंगे, सैनिटरी यूज़ करेंगे। अगला वर्ड हमने पढ़ा था फाइटो सैनिटरी। इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि फाइटो मतलब कि प्लांट्स और सैनिटरी मतलब कि हेल्थ। ठीक है, ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये जो वर्ड है हमारा दो वर्ड्स को मिलाकर बना है। पहला है फाइटो, फाइटो का मतलब होता है प्लांट्स और सैनिटरी का मतलब होता है हेल्थ। इसका मतलब है जो मतलब कि प्लांट्स, क्रॉप, फ्रूट, वेजिटेबल्स या फिर जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की हेल्थ और प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हें हम फाइटो सैनिटरी कहते हैं। ये इंश्योर करता है कि एक्सपोर्टेड या फिर इम्पोर्टेड प्लांट्स में कोई डिसीज़ नहीं है, कोई इंसेक्ट नहीं है या फिर कोई पेस्ट ना हो, इस तरीके से। ओके, प्लांट्स और एग्रीकल्चर की हेल्थ और सेफ्टी से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं उन्हें फाइटो सैनिटरी कहा जाता है। अगला हमारा वर्ड आता है सस्टेनेबिलिटी। ये जो है वो हमारे पास नाउन है। सस्टेनेबिलिटी का क्या मतलब होता है, ऐसा डेवलपमेंट या फिर ऐसा प्रोडक्शन जो प्रेजेंट की नीड्स भी पूरी करे और फ्यूचर जनरेशंस के रिसोर्सेज को भी ख़त्म ना करे। इसका फोकस लॉन्ग टर्म बैलेंस पर होता है, जैसे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर ध्यान देना, यानी कि आज भी प्रोग्रेस और फ्यूचर भी सेफ रहे, तो उसे हम कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, अगला हमारा वर्ड आता है डाइवर्सिफिकेशन। ये हमारे पास नाउन है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सिर्फ एक सोर्स या फिर एक ऑप्शन पर डिपेंड ना रहकर मल्टीपल ऑप्शंस क्रिएट करना। बिजनेस में इसका मतलब होता है कि नए प्रोडक्ट, नए कस्टमर्स या फिर नए मार्केट्स में जाना। सिंपल लैंग्वेज में रिस्क कम करने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में एक्सपैंड करना, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। अगला हमारा वर्ड आता है फैसिलिटेट। फैसिलिटेट ये वर्ब है जिसका मतलब क्या होता है, किसी काम को इजी, स्मूथ और कन्वीनियंट बनाना। ठीक है, इसका मतलब खुद काम करना नहीं होता है बल्कि दूसरों के लिए काम को आसान बनाना होता है, जैसे कि हेल्प करना, प्रोसेस इजी बना देना, स्मूथली कंप्लीट करवाना, तो उसे हम जो है वो फैसिलिटेट कहते हैं। और अगला हमारा वर्ड आता है रॉबस्ट। रॉबस्ट का मतलब, ये सबसे पहले तो एग्जेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ बहुत ही स्ट्रांग है, रिलायबल है, एफिशिएंटली जो है वो काम करने वाली है। रफ टफ जिसे हम कह सकते हैं, मजबूत। ओके, ये किसी सिस्टम, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, लॉ या फिर प्रोसेस को दिखा सकता है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में रॉबस्ट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना, डिपेंडेबल होना, पावरफुल होना। अगला हमारा वर्ड आता है अंडर यूटिलाइज। अंडर यूटिलाइज क्या है, तो एक एग्जेक्टिव है और अंडर यूटिलाइज का मतलब होता है किसी रिसोर्सेज, एग्रीमेंट या फिर अपॉर्चुनिटी का उसकी एक्चुअल कैपेसिटी से कम यूज़ होना। यानी कि पोटेंशियल बहुत ही था, बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं किया गया। ठीक है, तो पूरी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज़ ना होना, उसे हम कहते हैं अंडर यूटिलाइज। यूटिलाइज करना मतलब क्या होता है, यूटिलाइज का तो मतलब होता है यूज़ करना, किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना। और अंडर यूटिलाइज का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ का अच्छे से फ़ायदा ना उठा पाना, तो उसे हम कहेंगे अंडर यूटिलाइज। ओके, अगला हमारा वर्ड आता है कम्बरसम। कम्बरसम क्या है, तो एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है कि एक ऐसा प्रोसेस या फिर ऐसा सिस्टम जो अननेसेसरीली लेंदी, कॉम्प्लिकेटेड या फिर डिफिकल्ट हो। ऐसा काम जिसमें बहुत ही पेपर वर्क है, बहुत ही फॉर्मेलिटीज़ है, अननेसेसरी स्टेप्स है, तो उसे हम कम्बरसम कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो मतलब कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ही झंझट वाला है, उसे हम कम्बरसम कहते हैं। अगला हमारा वर्ड क्या है, मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज नाउन है जिसका मतलब होता है वो फिजिकल गुड्स या फिर प्रोडक्ट जो बाइंग, सेलिंग यानी कि ट्रेड के लिए अवेलेबल होते हैं। इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है। सिंपल वर्ड्स में बेचने या फिर खरीदने वाले जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें हम मर्चेंडाइज कहते हैं। सर्विसेज जैसे कि मतलब कि जैसे कि जो आईटी टेक्नोलॉजीज़ है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग वाली चीज़ें हैं वो नहीं। ठीक है, जो फिजिकल है, जो दिखती है, कपड़े, खाना बनावा, ये सारी जो चीज़ें होती है, जो गाड़ी है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अगला हमारा वर्ड आता है सरप्लस। सरप्लस क्या है, तो नाउन है। इसका मतलब होता है कि जब किसी चीज़ की क्वांटिटी या फिर अमाउंट रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसे हम सरप्लस कहते हैं। ठीक है, बचत या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट, यानी कि ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होते हैं तो ट्रेड सरप्लस होता है, किसी चीज़ की बढ़ोतरी को दिखाता है बेसिकली ये जो वर्ड है सरप्लस वो। अगला हमारा वर्ड आता है डेफिसिट। डेफिसिट ये एक नाउन है
जिसका मतलब होता है जब रिक्वायर्ड अमाउंट से कम हो या फिर एक्सपेंसेस, इंपोर्ट इनकम या फिर जो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम जो है वो डेफिसिट कहते हैं। ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो तो ट्रेड डेफिसिट होता है, यानी कि कमी या फिर घाटा, उसे हम क्या कहेंगे, डेफिसिट कहेंगे। अगला हमारा वर्ड क्या आता है, प्राइस इनएलास्टिक। ये एक एग्जेक्टिव है जिसका मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट जिनके डिमांड प्राइस बढ़ने या फिर घटने पर बहुत ही ज़्यादा मतलब कि डिपेंड करती है, चेंज होती रहती है। प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई, प्राइस कम हो गया तो डिमांड ज़्यादा हो गई, इस तरीके से। यानी कि लोग उन्हें तुरंत या फिर ब्रांड वैल्यू की वजह से वैसे ही खरीदते रहते हैं। प्राइस बढ़ने पर भी डिमांड जो है वो लगभग मतलब कि सेम रहती है, ठीक है, उसमें जो है वो मतलब कि चेंजेस नहीं होते बेसिकली। प्राइस इनएलास्टिक यानी कि प्राइस में कोई बदलाव नहीं आता है, सॉरी, प्राइस में अगर बदलाव भी आता है तो मतलब कि डिमांड्स में कोई बदलाव नहीं आता है। जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ा था कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती है, लग्जरी कार्स, उनमें जो है वो मतलब कि अगर प्राइस बढ़ भी जाते हैं तो जो अमीर लोग हैं वो खरीदते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला हमारा वर्ड आता है लेबर इंटेंसिव, यह एग्जेक्टिव है। लेबर इंटेंसिव का क्या मतलब होता है, ऐसे इंडस्ट्री या फिर ऐसे प्रोसेस जहाँ पर मशीन से ज़्यादा ह्यूमन वर्क्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पर प्रोडक्शन का मेजर हिस्सा कौन होता है, मैन पावर होता है, ठीक है, यानी कि लोग काम करते हैं वहाँ पर, मशीन्स काम नहीं करती, लोग ज़्यादा काम करते हैं, मजदूर ज़्यादा काम करते हैं। जहाँ पर इंसानों की मेहनत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो उसे हम लेबर इंटेंसिव कहते हैं। और हमारा आखिरी वर्ड आता है कार्बन इंटेंसिव, ठीक है, ये भी हमारे पास एग्जेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कार्बन इंटेंसिव का मतलब है ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे प्रोडक्ट या फिर ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस जिसमें बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 या फिर ग्रीन हाउस गैस एमिशंस निकलते हैं। यानी कि ऐसे सेक्टर्स इन्वायरमेंट पर कंपैरेटिवली ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं और क्लाइमेट रेगुलेशन से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। यानी कि जिस प्रोडक्ट में बहुत ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है तो उसे हम क्या कहेंगे, कार्बन इंटेंसिव कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है या फिर टेलीग्राम की आपको लिंक नहीं पता है तो टेलीग्राम की लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। और साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर QR कोड दिख रहा है वहाँ से भी आप जो है वो डायरेक्टली स्कैन करके हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और उन्हें एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।